हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में साइंस प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। फर्स्ट है कि एक वस्तु को अवतल दर्पण के सामने उसके वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा गया है। छवि का निर्माण कहाँ होगा? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा आपको तीसरा ऑप्शन। क्या होगा? तो तीसरा ऑप्शन, यानी वक्रता केंद्र से परे किसी बिंदु पर। वक्रता केंद्र से परे किसी बिंदु पर जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने उसके वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच स्थित किसी बिंदु पर रखा जाता है। वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच स्थित किसी बिंदु पर रखा जाता है तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र से परे बिंदु पर बनता है। तो इसका तीसरा ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट, सेकेंड पेंडुलम का आवर्तकाल होता है। ठीक है, तो 122 का होगा दूसरा ऑप्शन, यानी 2 सेकेंड। सेकेंड पेंडुलम का आवर्तकाल होता है 2 सेकेंड। तो देखिए, सेकेंड लोलक का आवर्तकाल 2 सेकेंड होता है। पृथ्वी के केंद्र पर सेकेंड लोलक का आवर्तकाल जो है अनंत होगा। तो टी बराबर होता है 2 पाई, आवर्तकाल टी बराबर 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी। क्या होता है? रूट अंडर एल बाई जी। तो देखिए, टी बराबर होता है आवर्तकाल इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी। एल होता है लोलक की लंबाई और स्मॉल जी जो है ये गुरुत्व त्वरण है। क्या है? गुरुत्व त्वरण। ठीक, उसके बाद चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 123। देखिए क्वेश्चन नंबर 123 है कि आसमान की ओर फेंका गया पत्थर, आसमान की ओर फेंका गया पत्थर पृथ्वी की ओर वापस क्यों आता है? तो 123 का होगा तीसरा ऑप्शन। एक बल होता है जो इसे भूमि की ओर खींचता है। आसमान की ओर फेंका गया पत्थर पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वापस खींचा जाता है। क्वेश्चन नंबर 124 कहता वह गैस जो रक्त में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है जिससे दम घुटता है। तो 124 का फर्स्ट, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड एक अति विषैली गैस है। श्वास लेने पर यह रक्त के हीमोग्लोबिन से संयुक्त होकर और जो है कार्बोक्सिक हीमोग्लोबिन नामक यौगिक बनाती है जिससे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ऊतकों तक नहीं पहुंचा पाता जिससे दम घुटता है। अतः यह मनुष्य के लिए नुकसानदायक होता है। 125 कहता कॉपर सल्फेट को किस वस्तु से बने कंटेनर में सुरक्षित रूप से रखा जा सकता है? 125 का 3, चांदी। तो चूंकि चांदी तांबे की तुलना में कम प्रतिक्रियाशील होती हैं, इसलिए उनके बीच कोई विस्थापन प्रतिक्रिया नहीं होती है। ठीक है, चांदी विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक होता है। क्वेश्चन नंबर 126 देखिए 126 है कि 2 परमाणु आइसोबार कहलाते हैं यदि। तो 126 का होगा तीसरा ऑप्शन, यानी प्रोटीन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग समान होता है लेकिन प्रोटॉन की संख्या भिन्न होती है। तो देखिए, आइसोबार यानी समभारिक में न्यूक्लियॉन की संख्या समान होती है, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग समान होता है। ठीक है, लेकिन केवल प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या उनके बीच भिन्न होती है। ठीक है, समभारिक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 127 कहता है कि दृश्यमान ब्रह्मांड में 10 की पावर 22 तारे होने का अनुमान है। दृश्यमान ब्रह्मांड में स्थित तारों के कितने गोले मौजूद हैं? 127 का होगा तीसरा ऑप्शन, 0.0166 मूल। तो देखिए यहाँ पे तारा का एक मूल बराबर होता है 6.022 गुने 10 के पावर 23, 6.022 गुने 10 के पावर 23 उपस्थित तारे के मूलों की संख्या। तो ये हो जाएगा 10 के पावर 22 और बट्टा में 6.022 गुने 10 के पावर 23, यानी ये हो जाएगा 0.0166 मूल। ठीक है, अब चलिए देखते हैं। तो ये जो है 10 के पावर 22 में भाग दे देंगे 6.022 गुने 10 के पावर 23 से 128 है कि नीचे दिए गए तत्व ABCDE में से कौन सा परमाणु क्रमांक 1, 3, 7, 10, 11 के साथ क्रमशः समान आवर्त और समूह से संबंधित है? 128 का होगा तीसरा ऑप्शन। क्या होगा तीसरा ऑप्शन? तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार होता है। ए का होगा 1, ठीक है, बी का होगा
21, ठीक है। सी का हो जाएगा आपको 25, और डी का हो जाएगा 28, ठीक है। डी का 28, ई का हो जाएगा 2821, क्या होगा 2821। इसीलिए बी सी और डी एक ही आवर्त के हैं और ए बी ई एक ही समूह से संबंधित है। तो बी सी डी जो है, देखिए बी सी और डी जो है ये एक ही आवर्त के हैं, और जो है उसके बाद ए बी और ई, देखिए ए बी और ई जो है ये सब जो है ए बी ई ये एक आवर्त के हैं, ठीक है। ए बी ई जो है एक ही समूह से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 129, कथा निम्नलिखित यौगिक ए एवं बी समान आणविक सूत्र लेकिन विभिन्न संरचना वाले हैं, उन्हें क्या कहा जाता है। 129 का 3, समजातीय श्रृंखला। तो एक संरचना समावयवी जिसे एक संरचनात्मक आइसोमर के रूप में भी जाना जाता है, जिसमें दो या दो से अधिक कार्बनिक यौगिक के जो है आणविक सूत्र समान होते हैं लेकिन विभिन्न संरचनाएं होती हैं। ब्यूटेन C4H10 में दो संरचनात्मक आइसोमर्स होते हैं जिन्हें सामान्य ब्यूटेन का अनब्रांच्ड ब्यूटेन एवं आइसोब्यूटेन कहा जाता है। नेक्स्ट 130, देखिए 130 जो है, कथा अभिक्रिया में 3MnO2 प्लस Al 3Mn प्लस Al2O3 ऑक्सीकारक है। तो 130 का होगा फर्स्ट MnO2, ठीक है। MnO2 जो है एल्युमिनियम को ऑक्सीकृत करता है, ठीक है। MnO2 एक ऑक्सीकारक के रूप में व्यवहार करता है। 131, निम्नलिखित में से कौन सा कीटोन जो कार्यात्मक समूह है। 131 का होगा आपको कीटोन कार्यात्मक समूह, तो फर्स्ट होगा, ठीक है ये। तो ठीक है 131 का फर्स्ट कीटोन एक जो है एक क्रियात्मक समूह है जिसमें कार्बन परमाणु के साथ एक दोहरा बंधन बनता है। शेष दो बंधन एल्काइल या एरिल प्रतिस्थापन द्वारा अधिकृत कर लिया जाता है। 132, कहता है जब कार्बन डाइऑक्साइड ताजे चूने के पानी के विलयन में से गुजरती है तो चूने का पानी दूधिया हो जाता है। चूने के पानी का दूधियापन खाली स्थान के कारण दिखाई देता है। 132 का होगा फर्स्ट विलेयशील कैल्शियम कार्बोनेट की उपस्थिति, ठीक है। तो 132 का होगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट 133, एक तत्व X दो ऑक्साइड XO और XO2 बनाता है। ऑक्साइड XO उदासीन है लेकिन XO2 प्रकृति में अम्लीय है। तत्व X के होने की सबसे अधिक संभावना है। 133 का होगा 2 कार्बन। तो कार्बन दो ऑक्साइड बनाता है अर्थात CO कार्बन मोनोऑक्साइड और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। CO उदासीन है जबकि CO2 अम्लीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन 134 देखिए, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से उन्हें चुनिए जो संभव है। 134 का होगा दूसरा FeSO4 प्लस Zn, सॉरी यहाँ पे होगा B और C, क्या होगा B और C, CuSO4 प्लस Fe, ठीक है CuSO4। 134 135, कहता निम्नलिखित में से 3 धातुओं के ऐसे समूह को चुनिए जो मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। 135 का जो होगा दूसरा ऑप्शन, 135 का होगा सेकंड। देखिए 135 का जो है सेकंड यानी सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम, ठीक है 135 का। तो देखिए कि सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं सबसे कम अभिक्रियाशील होती है, यह स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं, जैसे गोल्ड यानी सोना, सिल्वर, चांदी, प्लेटिनम एवं कॉपर स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 136, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है। पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है। 136 का फर्स्ट सोडियम। तो देखिए पौधे के जीवन के 16 तत्वों की आवश्यकता होती है। सोडियम पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है। पौधे के विकास के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे तत्व उपयोगी होते हैं। 137, कहता प्राणी वर्गीकरण का पदानुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। तो 137 का 3 संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, प्रजाति, ठीक है। तो ये है आपको जीवों का वर्गीकरण एक निश्चित पदानुक्रम दृष्टि अर्थात जगत, उपजगत, वर्ग, उपवर्ग, परिवार, वंश, जाति के पदानुक्रम में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 138, कहता निम्नलिखित में से किस अंतःस्रावी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है।
मास्टर ग्रंथि। 138 का होगा 3 पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जिसका आकार एक मटर के दाने जैसे होता है। यह मस्तिष्क के तल पर जो है हाइपोथैलेमस के निचले हिस्सों से निकला हुआ उभार है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। 139 कहता है रक्षक कोशिकाएं प्रकाश संश्लेषण में सक्षम होती हैं क्योंकि उनमें होती हैं। 139 का 3 साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो 139 का कितना होगा? 139 का होगा तीसरा ऑप्शन। 140 देखिए, कहता है कि भूकंपों से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? 140 का होगा 2 भूकंप लेखी भूकंप अभिलेख सिस्मोग्राफ का रिकॉर्ड रखता है। ठीक है, 140। 100 चलिए देखते हैं नेक्स्ट। 141 ए और बी में के 2 प्रजनन अंग हैं। ए विकासशील भ्रूण के पोषण के लिए जिम्मेदार है और बी वह स्थान है। तो 140 का देखिए, तो बी एक स्थान है। 141 का राइट आंसर हो जाएगा आपको। देखिए 141 का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, यानी योनि व फिलोपियन ट्यूब। तो गर्भाशय भ्रूण को पोषण प्रदान करने में मदद करता है। ठीक है, भ्रूण को जो प्लेसेंटा नामक एक विशेष ऊतक की सहायता से माँ के रक्त से पोषण मिलता है। यह एक डिस्क है जो गर्भाशय की दीवार में अंतर्निहित होती है। शुक्राणु एवं अंडाणु का मिलना फेलोपियन ट्यूब में होता है। 142 निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक झुकने व हिलने के विरुद्ध तन्य शक्ति देता है? तो दूसरा कॉलेन काइमा। तो देखिए कॉलेन काइमा पौधे का जो साधारण जीवित ऊतक होता है। कॉलेन काइमा जो ऊतक असमान एवं प्राथमिक मोटी दीवारों की लंबी जीवित कोशिकाओं से बना होता है, जिसमें सेल्यूलोज देखिए सेल्यूलोज होता है। ठीक है, तो इसमें जो होगा इसका राइट आंसर होगा कॉलेन काइमा। ठीक है, तो कॉलेन काइमा ऊतक जो है झुकने व हिलने के विरुद्ध अन्य शक्ति देता है। नेक्स्ट कहता है ग्लूकोज का मुख्य रूप से वृक्क के लिए किस भाग में अवशोषित होता है? तो देखिए तीसरा ऑप्शन समीपस्थ कुंडलित नलिका। वृक्क में ग्लूकोज मुख्य रूप से समीपस्थ कुंडलित नलिकाओं में अवशोषित होता है, जो कि वृक्क में मौजूद नेफ्रॉन का खंड होता है। समीपस्थ नलिका को 2 खंडों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, पारस कन्वल्यूटेड और पार्स रेक्टा। ठीक है, पार्स कन्वल्यूटा प्रारंभिक जटिल भाग है और जो है पार्स रेक्टा सीधा अवरोही भाग है। नेक्स्ट प्रजातियों में खाली स्थान जीवित रहने का लाभ प्रदान कर सकता है अथवा केवल आनुवंशिकी क्रम में योगदान प्रदान कर सकता है। परिवर्तन, तो प्रजातियों में परिवर्तन जीवित रहने का लाभ प्रदान कर सकता है। नेक्स्ट 145 है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूह को राइजोबियम के साथ सही रूप से पहचाना जा सकता है? 145 का होगा 3, यानी नाइट्रोजन, स्थिरीकरण, जड़ों की ग्रंथियाँ और फलीदार पादप। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 146 का निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में सत्य है? 146 का होगा सेकंड। 146 का सेकंड देखिए कि प्रकाश संश्लेषण में CO2 तथा H2O का उपयोग किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया मुख्यतः पौधों में जो संपन्न होती है, जिसके द्वारा सूर्य के प्रकाश मुक्त ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण में पौधे के हरे भाग सूर्य के प्रकाश को ऊर्जा को ग्रहण कर वायु से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड तथा मृदा से शोषित जल द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है एवं ऑक्सीजन को बाहर निकालता है। नेक्स्ट 147, तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 146 का दूसरा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 146 का होगा, यानी ए और डी भी होगा। ठीक है, ए तो होगा ही, ए और डी हो जाएगा इसका। डी क्या है? तो देखिए डी है कि प्रकाश संश्लेषण में O2 मुक्त होती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड जो है
भुक्त होता है। प्रकाश संश्लेषण में O2 मुक्त होती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड उपभुक्त होता है। तो डी होगा और ए होगा, ये नहीं होगा, बी नहीं होगा, ठीक है, बी नहीं होगा, ठीक है, बी नहीं होगा। और ए क्या था? ए था आपको कि इस अभिक्रिया में सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, ठीक है। चलिए 147 वनों के संरक्षण के लिए एक सफल कार्यनीति आवश्यक है, इस कार्यनीति में शामिल होना चाहिए। तो 147 का होगा तीसरा ऑप्शन, 147 का हो जाएगा तीसरा, यानी वनों के सभी वर्ग भौतिक एवं जैविक संघटकों के संरक्षण के लिए कार्यक्रम है, ठीक है। तो वनों के सभी भौतिक एवं जैविक संघटकों के संरक्षण के लिए व्यापक कार्यक्रम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 148, आहार नाल को वह कौन सा भाग है जो यकृत से पीत रस ग्रहण करके इसे पित्ताशय में संग्रहित करता है? 148 का होगा 2, अग्नाशय। अग्नाशय यकृत के बाद जो है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसकी प्रमुख विशेषता यही है कि यह एक साथ अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है। अग्नाशय यकृत से पित्ताशय ग्रहण करके पित्ताशय में संग्रहित करता है और ग्रहणी में पहुंचाता है। पीत रस क्षारीय द्रव होता है जो भोजन के अम्लीय माध्यम को क्षारीय बनाता है। 149 कहता सांस लेने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 149 का होगा तीसरा ऑप्शन, क्या होगा? तीसरा ऑप्शन, यानी ए और सी, ठीक है, ए और सी। ये देखिए, सांस लेने का मतलब है कि ऑक्सीजन से भरपूर हवा लेना और कार्बन डाइऑक्साइड से भरपूर हवा देना, ठीक है, ए और सी। और 1 मिनट में एक व्यक्ति जितनी बार सांस लेता है उसे श्वास दर कहा जाता है, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? श्वास दर। अब चलिए देखते हैं 150, क्वेश्चन नंबर 150 है कि पौधों में प्रजनन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो 150 का होगा फर्स्ट, 150 का होगा फर्स्ट, केवल एक। तो देखिए, यानी अधिकांश पौधों की जड़ें, तना और पत्तियां होती हैं, ठीक है। पौधों में प्रजनन के लिए जो सत्य है यह है, अधिकांश पौधों की जड़ें, तना और पत्तियां होती हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ कमेंट करके बताइए यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।